लॉन्ग वॉल के ज्यादातर एमसीक्यूज इसमें मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड। बोर्ड एंड पिलर के मेथड की तरह ही कौन सा दूसरा मेथड है जो होता है? इंक्लाइंड स्लाइसिंग, होराइजन माइनिंग, रूम एंड पिलर माइनिंग, या फिर सब लेवल माइनिंग। ये शाम मस्तानी, सी इज द आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रूम एंड पिलर माइनिंग जो है तो सिमिलर टू दैट ऑफ बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड होता है। बस इसमें पिलर गैलरी की साइज ज़्यादा होती है और जिसे हम रूम बोलते हैं, और पिलर्स का साइज छोटा होता है और रेक्टेंगुलर शेप में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच बेसिस फॉलोइंग विड्थ ऑफ रूम्स इज इन रूम एंड पिलर मेथड इज डिसाइडेड। रूम एंड पिलर मेथड ऑफ माइनिंग में किस चीज के बेसिस पर रूम्स की विड्थ डिसाइड की जाती है? यह स्ट्राटा के नेचर पे डिपेंड करता है जो रूफ में है, ये कोल सीम के नेचर पे डिपेंड करता है, या फिर ये कोल सीम की थिकनेस पर डिपेंड करता है? वेरी गुड। या फिर ऑल ऑफ द अबव? सोच समझ के आंसर दें, सोच के समझ के फिर आंसर दिया जाए। तो यहाँ पर आपका जो मैंने बताया था कि रूम एंड पिलर में रूम की जो विड्थ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? रूफ की स्टेबिलिटी पर। ठीक है, यही चीज बताया था ना। और रूफ की स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि स्ट्राटा का नेचर कैसा है। सिंपल बात, कंफ्यूज ना होना। वॉल्स ऑफ स्टोन सपोर्टिंग द रूफ ऑफ गोफ इन लॉन्ग वॉल माइनिंग इज नोन एज। जो स्टोन वॉल्स होते हैं, स्टोन के जो वॉल्स बनाए जाते हैं ताकि रूफ को सपोर्ट किया जा सके गोफ में लॉन्ग वॉल माइनिंग में, उसको क्या कहा जाता है? पैक वॉल, सपोर्ट वॉल, गोफ वॉल, या फिर नन ऑफ द अबव? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उसको पैक वॉल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि बोलता है कि भाई साहब, इन विच मेथड ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल इज डन टुवर्ड्स द माइन बाउंड्री। लॉन्ग वॉल माइनिंग के किस मेथड में कोयले का एक्सट्रैक्शन माइन बाउंड्री की तरफ किया जाता है? लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग, दोनों में किया जाता है या फिर किसी में नहीं किया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है टुवर्ड्स द माइन बाउंड्री बोल रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में टुवर्ड्स द माइन बाउंड्री हम करते हैं। ठीक है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द पैरेलल रोड्स। पैरेलल रोड्स के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? कि एक होता है मेन गेट, एक होता है टेल गेट। रोड्स जो है तो फेस के पैरेलल होती है और जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो फेस के लेंथ के इक्वल होता है। तो रोड्स हमेशा फेस के पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, आपस में पैरेलल होंगी बट फेस के पैरेलल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच मेथड ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल इज डन फ्रॉम माइन बाउंड्री। लॉन्ग वॉल माइनिंग के किस मेथड में कोयले का एक्सट्रैक्शन माइन बाउंड्री से किया जाता है? लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग, दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, शाबाश। फ्रॉम और टुवर्ड्स में ध्यान रखना एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो। इफ गेट बेल्ट कन्वेयर सर्व्स वन लॉन्ग वॉल फेस देन इट इज नोन एज। अगर गेट बेल्ट कन्वेयर एक लॉन्ग वॉल फेस को सर्व करता है या फिर एक ही लॉन्ग वॉल फेस से कोयला उठाता है तो उसको क्या कहा जाता है? सिंगल यूनिट फेस कहा जाता है,
डबल यूनिट फेस कहा जाता है, ट्रिपल यूनिट फेस कहा जाता है, या क्वाड यूनिट फेस कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाएगा? सिंगल यूनिट फेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, if gate belt conveyor is centrally situated and serves two long wall faces, then that face is known as। अगर गेट बेल्ट कन्वेयर जो है तो सेंट्रली सिचुएटेड है ना, और वो दो लॉन्ग वॉल फेसेस को सर्व करता है, तो उस केस में उसको क्या कहा जाएगा? सिंगल यूनिट फेस, डबल यूनिट फेस, ट्रिपल यूनिट फेस, क्वाड यूनिट फेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डबल यूनिट फेस, मतलब दो फेसेस को सर्व कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग फ्रंट फ्रॉम विच कोल इज एक्सट्रैक्टेड इन लॉन्ग वॉल माइनिंग इज नोन एज। एक लॉन्ग फ्रंट है एक, ठीक है, जहां से कोयला एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है लॉन्ग वॉल माइनिंग में, उसको क्या कहा जाएगा? फ्रंट पोर्शन होता है जहां से कोयला एक्सट्रैक्ट किया करते हैं, तो उसको फेस कहा जाता है, ना टेल गेट, ना मेन गेट, ना गोफ लाइन, उसको फेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रोडवेज यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड रिटर्न एयर इज नोन एज। ऐसा रोडवेज जिसका इस्तेमाल मटेरियल के सप्लाई के लिए और रिटर्न एयरवे के लिए किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? मेन गेट, टेल गेट, फेस, गोफ लाइन। तो उसको क्या कहा जाता है? टेल गेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, रोडवेज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल एंड इनटेक एयर इज नोन एज। ऐसा रोडवेज जिसका इस्तेमाल कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा रहा है और इनटेक एयरवे के लिए भी किया जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है? मेन गेट, टेल गेट, गोफ लाइन, स्टेबल। तो उसको क्या कहा जाता है? मेन गेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन अलोंग विच रूफ इज इंटेंडेड टू केव इज नोन एज। ऐसी लाइन जिसके अलोंग रूफ को कोशिश किया जाता है कि गिराया जा सके, केव किया जा सके, उसको क्या कहा जाता है? फेस, गोफ लाइन, स्टेबल, सप्लाई गेट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उसे गोफ लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, a portion at the end of face is specially prepared to accommodate the machine to cut the face is known as। फेस के एंड में एक पोर्शन बनाया जाता है जहां पर मशीन्स को रखा जाता है ताकि फेस को कट किया जा सके, तो उस पोर्शन को क्या कहते हैं? फेस, गोफ लाइन, हॉलेज गेट, स्टेबल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्टेबल कहा जाता है उसको। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन एट द एंड ऑफ फेस फ्रॉम वेयर कटिंग इज स्टार्टेड इज नोन एज। फेस के एंड में वह पोर्शन जहां से कटिंग स्टार्ट किया जाता है, स्पैन, स्टेबल, बुटॉक, गोफ लाइन। तो उसको क्या कहा जाता है? बुटॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही सब क्वेश्चन आ जाए तब भी तो गलती करते हो जी। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, द width of working from गोफ लाइन सपोर्ट टू फेस इज नोन एज। वर्किंग की विड्थ जहां से कहां से कहां तक, गोफ लाइन सपोर्ट से लेके फेस तक, का क्या कहा जाता है? बुटॉक, स्टेबल, स्पैन, फेस। उसको क्या कहा जाता है? स्पैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग। निम्न में से लॉन्ग वॉल माइनिंग का एडवांटेज क्या है? केपेबल ऑफ हाई प्रोडक्शन एंड गुड सुपरविजन, इजी वेंटिलेशन, रूफ वेट एक्ट्स ऑन द फेस टू लूज कोल। मतलब कि हाई प्रोडक्शन अपन ले सकते हैं लॉन्ग वॉल माइनिंग से, अच्छा सुपरविजन कर सकते हैं क्योंकि एक ही फेस होता है, वेंटिलेशन आसान तरीके से अपन मेंटेन कर सकते हैं, और जो रूफ का वेट है वो फेस पे डायरेक्टली एक्ट करता है, जिसके कारण कि आपका कोयला जो है तो लूज हो जाता है फेस पे, और उसके कारण आप कोयला आसानी से कट कर सकते हो।
तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग एडवांसिंग? लॉन्ग वॉल एडवांसिंग का निम्न में से डिसएडवांटेज क्या है? पीछे एक बहुत बड़ा गोफ छूट जाता है, डेंजर ऑफ फायर डैम का इसीलिए डेंजर बना रहता है, वेंटिलेशन का लीकेज प्रॉब्लम होता है पैकिंग अगर सही तरीके से नहीं किया है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग? निम्न में से लॉन्ग वॉल माइनिंग का एप्लीकेशन क्या नहीं है? थिन सीम, सीम्स विद डर्ट बैंड्स, contiguous seams with solid packing, seams which cannot be mechanized for large outputs। थिन सीम्स में एप्लीकेबल है, ऐसे सीम्स में भी एप्लीकेबल है जहां पर डर्ट बैंड्स पाए जाते हैं, मतलब बीच बीच में ब्रेकेज है, डिसकंटिन्यूअस सीम्स है। अगर कंटिन्यूअस सीम्स है और उनमें सॉलिड पैकिंग करने चाह रहे हो तो वहां पर भी ये सक्सेसफुल है। ऐसी सीम्स जिन्हें मैकेनाइज नहीं कर सकते हैं लार्ज आउटपुट्स के लिए, तो ऐसा नहीं है। ऐसी सीम्स जिन्हें आप लार्ज आउटपुट के लिए मैकेनाइज कर सकते हैं उन्हीं सीम्स में न करोगे। सब कहाँ से सही हो गया जी? ऐसी सीम्स जिन्हें आप लार्ज आउटपुट के लिए मैकेनाइज कर सकते हो उन्हीं में तो आप लॉन्ग वॉल माइनिंग करोगे, ठीक है। खत्म यार। फटाक से रिवीजन कर लें, करना हो तो, ना करना हो तो बताओ, फिर छोड़ते हैं। रिवीजन करना है, चलो ठीक है। जिसको रिवीजन करना है वो रुके, जिसको नहीं करना है वो जा सकते हैं, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। हाँ वही है, रिवीजन में वही रहेगा, पूरे एमसीक्यूज का जो आज कराया हूँ वही एमसीक्यूज के बारे में हम जो है तो डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नहीं तो कहिए तो चलिए यहाँ से देखते चलते हैं, क्वेश्चन वाइज देखते चलते हैं, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पर क्या है, लॉन्ग वॉल माइनिंग और अदर मेथड्स ऑफ वर्किंग। तो लॉन्ग वॉल माइनिंग कितने तरीके से किया जा सकता है? दो तरीके से किया जाता है, एक हो गया एडवांसिंग, एडवांसिंग हो गया, और एक हो गया आपका रिट्रीटिंग, ठीक है। दो तरीके से लॉन्ग वॉल माइनिंग अपन कर सकते हैं। अब इसमें जो है तो आपका एक और मेथड होता है रूम एंड पिलर माइनिंग। रूम एंड पिलर माइनिंग, रूम एंड पिलर माइनिंग जो है तो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड जैसा ही होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड, ठीक है। और ये ज्यादातर कहाँ पर पॉपुलर था? अमेरिका में पॉपुलर था, और थिन सीम्स के लिए ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है। थिन सीम्स के लिए ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है। रूम्स कैसे होते हैं? जनरली जितना ज्यादा हो सकता है उतना चौड़ा रूम बनाया जाता है, और ये जो रूम्स की विड्थ है, रूम्स की जो विड्थ है वो किस पर डिपेंड करती है? आपके रूफ की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, रूफ की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब रूफ की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैंने पूछा कि विड्थ ऑफ रूम्स इन रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने दिया था एक ऑप्शन नेचर ऑफ स्ट्राटा के बारे में। तो नेचर ऑफ स्ट्राटा भाई रूफ की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, रूफ स्टेबिलिटी मैंने बोला था, ठीक है। अब रूफ स्टेबल कब, रूफ की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली तो वो डिपेंड करेगी ना नेचर ऑफ स्ट्राटा पे। भाई आपका स्ट्राटा का नेचर कैसा है रूफ में, तो जैसा आपका स्ट्राटा का नेचर होगा रूफ में,
अच्छा होगा या बुरा होगा, वही चीज तो डिसाइड करेगा रूफ की स्टेबिलिटी। ठीक है। आगे आएगा जितेन, आगे के एमसीक्यूज जब आएंगे ना, तो एंडिंग एंडिंग में है होराइजन माइनिंग, तो वहां पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो रूफ की स्टेबिलिटी बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि रूफ स्टेबिलिटी बेसिक चीज हो गया, ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसमें वो कुछ भी दे दे, है ना, नेचर ऑफ स्ट्राटा हो गया, कुछ भी दे दे, तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि आपका रूफ किस चीज का है। ठीक है। कौन सा रूफ ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा रूफ स्टेबल नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि रूफ जो है तो कोयले का है, तो वो भी एक स्टेबल रूफ माना जाता है। ठीक। अगर मैं यहाँ पे शेल रूफ बोल दूं, तो ये एक स्टेबल रूफ नहीं है। ठीक है। तो आपका ये तो कमजोर रूफ हो जाता है, तो इसीलिए आपका रूफ पे डिपेंड करता है कि रूफ में क्या चीज है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बाकी रूम एंड पिलर में और जो छोटा मोटा चीजें हैं, जैसे कि रूम की जो विड्थ होती है, रूम की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, वो आपकी होती है 4.5 मीटर से लेके 7.5 मीटर तक होती है। ठीक है। पिलर्स की अगर हम बात करें, पिलर्स की, तो पिलर्स की जो लेंथ होती है वो होती है 6 से 12 मीटर की, और इनकी जो विड्थ होती है वो होती है 12 से 27.4 मीटर की। और इसमें सपोर्ट क्या करते हैं, सपोर्ट कौन सा यूज करते हैं रूम एंड पिलर में, रूफ बोल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जो वॉल्स ऑफ स्टोन है, ताकि रूफ को सपोर्ट किया जा सके गोफ एरिया में, लॉन्ग वॉल माइनिंग में क्या कहा जाता है। तो स्टोन के वॉल्स को पैक वॉल्स कहते हैं। ठीक है। मतलब कि ये बेसिकली कहाँ पर यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में कैसे कि भाई आपका, ये आपका मेन गेट हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है, मेन गेट, मेन गेट हो गया, ये आपका टेल गेट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करूंगा, तो मैंने ये जो कोयला यहाँ पे कट किया है, ये जो इतना कोयला मैंने कट किया है, तो यहाँ पे मैं कुछ वॉल्स, दीवार खड़ी कर दूंगा स्टोन की मदद से, स्टोन की मदद से एक दीवार खड़ी कर दूंगा। और इस दीवार के बीच में, मेरे बीचों बीच में क्या होगा, जितना भी कोयला है मेरा, वो पूरा मेरा गोफ में गिरता जाएगा। कोयला हो गया, स्टोन हो गया, ये सारी चीजें गोफ में क्रिएट होता जाएगा। तो ये पैक वॉल्स, ये पैक वॉल्स क्या कर रहे हैं, सेपरेट करने का काम कर रहे हैं लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में। ठीक है। पैक वॉल्स जो है तो, और आपका मेन गेट रोडवेज को भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसलिए, नहीं रिट्रीटिंग में पैक वॉल नहीं होता है। ठीक है। तो इसको पूरा का पूरा मेंटेन करना करना पड़ता है अपन को। ठीक है। पूरा का पूरा मेंटेन करना पड़ता है हमें। क्यों पैक वॉल्स बनाना पड़ रहा है भाई, क्योंकि मेरा टेल गेट और मेन गेट भी तो है। तो टेल गेट और मेन गेट को मुझे बचा के चलना है, तो इसीलिए मुझे पैक वॉल्स बनाना पड़ेगा और वेंटिलेशन भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पैक वॉल नहीं बनाऊंगा, इसे केविंग करने दूंगा, केव होने दूंगा, तो इसके कारण मेरे रोडवेज डैमेज हो जाएंगे। रोडवेज डैमेज हो जाएंगे तो पूरी खदान का काम है बंद हो जाएगा। काम बंद हो जाएगा तो काम बंद हो गया, अब क्या करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल इज डन टुवर्ड्स द माइन बाउंड्री। अब देखिए, को लॉन्ग वॉल माइनिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो भाई ये होता है कि आप टुवर्ड्स द माइन बाउंड्री करो, और एक आपका हो जाता है फ्रॉम द माइन बाउंड्री करो। तो जब मैं कोयले को इधर से एक्सट्रैक्ट करते हुए चलूंगा, तब ये क्या कहलाता है, लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, एडवांसिंग। और जब मैं कोयले को इधर से कट करते हुए बाहर की तरफ आऊंगा, ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग। बिल्कुल, बोल सकते हो। उसकी मदद से ही आप जो है तो रिट्रीटिंग जो है तो पैक वॉल्स बनाते हो। ठीक है। चैन पिलर्स की मदद से। तो आपका बस यही ध्यान में रखना है कि टुवर्ड्स द माइन बाउंड्री बोल रहा है कि फ्रॉम द माइन बाउंड्री बोल रहा है। ठीक है। फ्रॉम द माइन बाउंड्री बोल रहा है तो लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग होगा, टुवर्ड्स द माइन बाउंड्री बोल रहा है तो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग होगा।
मौसम कैसा है आप लोगों के यहाँ? मेरे यहाँ तो बड़ा कंटाप मौसम था रात में, पूरी रात लाइट परेशान, पूरी रात। बड़ा कष्ट है यार, लगता है कहीं इंडिया से बाहर चले जाएं। बारिश वारिश नहीं होती यहाँ हमारे कहाँ। हमारे जैसे पापी लोग हैं इतने कि हम लोग बारिश होने ही नहीं देते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द पैरेलल रोड? पैरेलल रोड के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो मेन गेट, टेल गेट, रोड्स आर पैरेलल टू द फेस। तो देखो यार, रोडवे कभी पैरेलल टू द फेस नहीं होते। जो पैरेलल रोड्स बनाई जाती है वो पैरेलल टू द फेस नहीं होते। ठीक है, कौन से रोडवेज की बात कर रहा है? जैसे कि अपन ने लॉन्ग वॉल माइनिंग किया, तो लॉन्ग वॉल माइनिंग में आपका ये हो गया मेन गेट। मेन गेट बोल दो इसको, इसको बोल दो टेल गेट। तो देख पा रहे होंगे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, लेकिन ये है आपका फेस, और फेस जो है इनके पैरेलल नहीं है। ये 90 डिग्री पे हो सकता है या थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए रोड्स कभी भी फेस के पैरेलल नहीं होते। और लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है भाई, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस नापू इनके बीच की, तो ये किसके बराबर होती है? जो मेरा फेस है, ये जो मेरा फेस है इसके बराबर होती है। ठीक है, फेस के लेंथ के बराबर इनके बीच की डिस्टेंस होती है, इनके बीच का गैप होता है। ठीक, इन विच मेथड लॉन्ग वॉल माइनिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल इज डन फ्रॉम माइन बाउंड्री? तो ये भी बता चुका हूँ, रिट्रीटिंग होता है, माइन बाउंड्री से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, अगर गेट वेल्ट कन्वेयर जो है तो एक लॉन्ग वॉल फेस को सर्व करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सिंगल यूनिट फेस कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि आपका कुछ दो तरीके के डिजाइन बनते हैं। एक तो ये हो गया, ये गेट वेल्ट कन्वेयर, सांप जैसा बना देता हूँ। ये गेट वेल्ट कन्वेयर बैठा है, ठीक है, ये इसी फेस बस को सर्व कर रहा है। अगर मैं गेट वेल्ट कन्वेयर कैसा बना दूं, कुछ इस प्रकार का बना दूं, सेंट्रली लोकेटेड कर दूं, मतलब यहाँ पे बैठा दिया। अब ये इस फेस का मटेरियल भी इसमें जाएगा और फिर इस फेस का भी मटेरियल इसमें जाएगा, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ही फेस का जा रहा है, तो ये आपका सिंगल यूनिट फेस हो जाता है। और ये आपका डबल यूनिट फेस हो जाता है। दो ही टाइप के हैं, ट्रिपल और क्वाड तो है वही दे दिए मैंने। हाँ, चलते हैं जम्मू कश्मीर की वादियों में, या उत्तराखंड मेरा फेवरेट है। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रली सिचुएटेड है आपका बेल्ट कन्वेयर, तो यहाँ पे दो लॉन्ग वॉल फेस, मतलब दो लॉन्ग वॉल फेसेस को सर्व कर रहा है बेल्ट कन्वेयर, तो डबल यूनिट फेस कहा जाएगा। अब आता है लॉन्ग फ्रंट। अब आपका यहाँ पे आप लोगों ने गलत आंसर दे दिया था इस क्वेश्चन में। तो मेन गेट, टेल गेट, मैं अब भी नहीं चलाता, बहुत दिन हो गए बंद करे। नहीं रे, वहाँ वैसे भी खाने के लाले पड़े हैं, हम लोग अलग से पहुंच जाएंगे, क्या ही खिलाएंगे हैं, वहाँ की इकोनॉमी वैसे भी डाउन है पूरी। तो ये लॉन्ग फ्रंट मतलब कि सामने का हिस्सा जहां से कोयला एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कोयला तो यार आप सिंपल सी बात हो, फेस से ही ना एक्सट्रैक्ट करोगे, कंफ्यूज क्यों होते हो? सीधे सीधे जब बोल दिया फिर कोयले का एक्सट्रैक्शन जहां से कर सकते हो,
तो जब कोयले का एक्सट्रैक्शन कर पा रहे हो तो वो तो फेस ही होगा ना, मेन गेट टेल गेट में कौन करेगा, गोफ लाइन से कौन कोयला एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, करते हैं गोफ लाइन से। लेकिन अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो लॉन्ग फ्रंट की बात कर रहा है, फ्रंट पोर्शन की पूछ रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड रिटर्न एयरवे, ये बड़ा तगड़ी चीज है। कहाँ गया ये, के बारे में बताया था कहीं पे, इसमें बताया था कि आपका ये क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का फेस होगा, फेस। ये देखिए, लॉन्ग फ्रंट फ्रॉम विच कोल इज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, लॉन्ग फ्रंट जहां से कोयला एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, फेस कहा जाता है। टेल गेट और सप्लाई गेट, टेल गेट और सप्लाई गेट क्या होते हैं, ऐसा रोडवे जिसका इस्तेमाल मटेरियल के सप्लाई के लिए और रिटर्न एयरवे के लिए किया जाता है। मेन गेट और हॉलेज गेट क्या हो जाता है, ऐसा रोडवे जिसका इस्तेमाल कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए एंड इनटेक एयरवे के लिए यूज किया जाता है। गोफ लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जिसके अलोंग हम गोफ मतलब कि गोफ रूफ को केव कराना चाहते हैं। गोफ लाइन क्या हो गया कि जिसके अलोंग रूफ को केव कराओगे वो होता है गोफ गोफ लाइन, ठीक है। और स्टेबल क्या हो गया कि भाई एक एक्स्ट्रा पोर्शन थोड़ा सा निकाल दिया उसको स्टेबल कहा, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये मैंने आपका थोड़ा सा पोर्शन निकाल के रखा हुआ इधर साइड, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टेबल बोलता हूँ। यहाँ पे मैं मशीन वगैरह अपनी रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरा बुटॉक। बुटॉक क्या होता है, जहां से मैं कटिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कटिंग अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा बुटॉक, कटिंग अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा बुटॉक। तो बुटॉक क्या होता है, जहां से मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं अपने फेस में, वो पॉइंट या वो पोर्शन क्या कहलाता है, अपन का बुटॉक कहलाता है, ठीक है। ये देखिए कुछ शानदार चीजें, जैसे कि अब देखिए ये आपका क्या हो जाता है, लॉन्ग वॉल है, तो ये कटिंग फ्रंट है तो ये लॉन्ग वॉल फेस हो गया, ठीक है, लॉन्ग वॉल का फेस हो गया। और यहां से अपन क्या कर रहे हैं, कोयला गिराना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मतलब कि गोफ को केव कराना, रूफ को केव कराना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गोफ लाइन हो गया, गोफ लाइन हो गया। और ये क्या हो गया, फेस हो गया, ठीक है। और इधर से इधर की तरफ हम क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। ये आप पिलर्स देख पा रहे होंगे, इन पिलर्स को क्या कहा जाता है, चैन पिलर कहा जाता है। ये भी पैक वॉल्स करने में मदद करते हैं। और दूसरा चैन पिलर का सबसे बेस्ट फायदा ये होता है कि जैसे जैसे आप रोडवे ड्राइवेज करोगे तो वेंटिलेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे, ये मेरा कोल ब्लॉक है, अब मुझे यहाँ पे ड्राइवेज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, ये कोल ब्लॉक हो गया, ये कोल ब्लॉक हो गया, कोल, ठीक है। अब मैं जब हॉलेज रोडवे बना रहा हूँ तो पहले तो मैं यहाँ से यहाँ चैन पिलर बनाने का फायदा क्या, कि हवा ऐसे जाएगी और ऐसे निकल के बाहर आ जाएगी। फिर एक और चैन पिलर बनाया तो फिर ऐसे हवा गई, फिर ऐसे वापस आ गई, तो इनटेक और रिटर्न मेंटेन करने में मेरे को बड़ा आसानी होता है, ठीक है। नहीं मुझे मतलब इसमें जो है तो डक्टिंग नहीं करना पड़ेगा, मेरे पिलर से ही मैं क्या कर सकता हूँ, हवा को घुमा के एक साइड से दूसरी साइड से निकाल सकता हूँ।
गेट रोड्स कहाँ होते हैं, इधर डायरेक्शन में होते हैं। अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेल गेट जो कि रिटर्न एयरवे के लिए होता है, और एक होता है मेन गेट जो कि इनटेक एयरवे के लिए होता है। अब अगर मान लीजिए आपका रोप होलेज है मेन गेट में क्या है, रोप होलेज है, तो उस केस में आपका मेन गेट किसके लिए यूज होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल के लिए और सप्लाई ऑफ मटेरियल के लिए, ठीक है। और टेल गेट में कुछ भी यूज नहीं करेंगे, बस रिटर्न एयरवे होगा, ठीक है। अगर हम मेन गेट में कन्वेयर बेल्ट बैठा देते हैं तो उस केस में आपका टेल गेट किस लिए होगा, सप्लाई ऑफ मटेरियल, उसमें हॉलेज बैठाएंगे। और मेन गेट आपका किस लिए हो जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल के लिए, तो कोयले का ट्रांसपोर्ट वहां से किया जाता है। बस सिंपल है। हॉलेज बैठाया तो मेन गेट दोनों काम करेगा, कन्वेयर बैठाया तो मेन गेट सिर्फ कोयले का ट्रांसपोर्ट करेगा। लॉन्ग वॉल के एडवांटेजेस क्या क्या है, ये सिंपल होता है। कंसंट्रेटेड वर्किंग एरियाज होने के कारण हाई प्रोडक्शन गुड सुपरविजन होता है, ठीक है। जितने भी सीम्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एक ऑपरेशन में पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है इसका। वेंटिलेशन आसान, तो रूफ के वेट के कारण कोयला लूज हो जाता है, तो कटिंग करने में आसान होती है। डर्ट बैंड्स का इस्तेमाल हम गोफ पैकिंग में कर सकते हैं। बहुत कम रोडवेज बनाने पड़ते हैं और उनका मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बहुत कम होता है, और हमारी हेडेक भी कम होती है। ऐसी सिम जिनमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसमें से पूरा कोयला निकालने की जिम्मेदारी कौन उठाता है, लॉन्ग वॉल ही उठाता है। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग का फायदा क्या है कि स्टार्टिंग से ही आप कोयला निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है इसमें। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत बड़ा गोफ पीछे छूटता है, जिसके कारण फायर डैम्प का खतरा बना रहता है, और पैक वॉल्स के कारण वेंटिलेशन लीकेज का भी प्रॉब्लम बना रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग वॉल माइनिंग कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो थिन सीम्स में एप्लीकेबल है। 0.7 मीटर की थिकनेस कम से कम होनी चाहिए सीम की, तभी लॉन्ग वॉल आपका एप्लीकेबल होगा। 13 चैप्टर है सौरभ। सीम्स जिनमें कि डर्ट बैंड्स होते हैं, ठीक है, वहां पे भी एप्लीकेबल है। ऐसी सीम्स जो जिनका रूफ बहुत ही टफ होता है, या फिर वीक फ्राइबल रूफ होता है, दोनों में ये यूजफुल होता है। कंटिन्यूअस सीम्स में अगर सॉलिड पैकिंग कर रहे हो तो ये बेस्ट है। गैसी सीम्स के लिए भी बेस्ट है, और ऐसी सीम्स जिनमें कि आप मैकेनाइजेशन कर सकते हो लार्ज आउटपुट के लिए, उसके लिए तो बेस्ट है। अब आपका है, कितने लेक्चर्स बचे अभी, अभी बचे हैं 4 5 6 7 8, हो गया एक लेक्चर और होगा इसका, इतने में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है।